वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 7 जनवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये इन्फॉर्मेशन है मेंस की टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल है। टोटल 8 टेस्ट इसमें होंगे। सिनॉप्सिस वगैरह आपके पास अवेलेबल होगा टेस्ट के बाद, और इसका ऑनलाइन इवेल्युएशन भी किया जाएगा। फर्दर डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। हमारा पहला आर्टिकल यक्षगान के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 58 साल की उम्र के एक बहुत ही जाने माने यक्षगान आर्टिस्ट थे साधु कोठारी जी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत ऑन स्टेज हो जाती है, जब वो जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ पर एक प्लेस पर परफॉर्म कर रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट के मद्देनज़र हम यक्षगान के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स कवर कर लेते हैं। यक्षगान एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कर्नाटका है। कर्नाटका में इसे परफॉर्म किया जाता है। टेम्पल आर्ट फॉर्म ये पहले हुआ करता था, जहाँ पर मैथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुरानास को डिपिक्ट किया जाता था। अभी तो ये वेरियस स्टेजेस पर परफॉर्म किया जाता है। अगर आप यक्षगान देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। डांस भी मिलेगा, म्यूज़िक भी मिलेगा, डायलॉग्स भी मिलेंगे, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, स्टेज टेक्निक्स, इन पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सिर पर आपको पहनावा देखने को मिलेगा, जिसे आप हेडगियर बोल सकते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं ये पहनावा जो आप यक्षगान में परफॉर्मेंस के दौरान देख सकते हैं। फेशियल मेकअप काफ़ी एलाबोरेटेड होता है। कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंस होते हैं, चमकीले होते हैं। वैसे तो जो कुछ नरेशन होता है वो यूजुअली कन्नड़ में होता है, लेकिन कई बार इसे मलयालम में भी परफॉर्म किया जाता है। और तुलु, जो कि सदर्न कर्नाटका में बोली जाने वाली एक बोली है, उसमें भी नरेशंस कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। यक्षगान में जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पर टक्कर के बाद आवाज निकलती है, जैसे कि छेंदा। ये इस इमेज में आप देख सकते हैं, इसे छेंदा कहा जाता है। इसके अलावा मद्दलम, ये मद्दलम है। ये तीसरी इमेज जागत्ता या फिर छेंगिला के बारे में है। ये जो चौथी इमेज है ये चक्रताल या इलाथलम के बारे में है। अगर मैंने गलत प्रोनाउंशिएट किया हो तो मैं माफ़ी भी चाहूँगा। तो यहाँ पर यूजुअली ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं जिनमें टक्कर के बाद आवाज़ निकलती है। जो पॉपुलर एपिसोड्स दिखाए जाते हैं यक्षगान में वो महाभारत से होते हैं। पॉपुलरली महाभारत में आपको द्रौपदी स्वयंवर, सुभद्रा विवाह, ये सब देखने को मिलता है। रामायण में राज्याभिषेक, लव कुश युद्ध, इसे दिखाया जाता है। थिएटर फॉर्म की बात हो रही है तो बाकी स्टेट्स के थिएटर फॉर्म पर भी एक निगाह डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, महाराष्ट्र में तमाशा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ईस्टर्न बिहार में जात्रा, केरला में कोदियट्टम और मुदियट्टू, आसाम में भावना, मध्य प्रदेश में माच और कश्मीर में भाट पाथर। हमारा अगला आर्टिकल ट्राईफूड पार्क के बारे में है। अभी हाल ही में ट्राइफेड ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में काम करता है, एक एमओयू साइन किया है, जिसे आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हो। किसके साथ साइन किया है? अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ साइन किया है। क्यों साइन किया है? ताकि वो मध्य प्रदेश में ट्राईफूड पार्क स्टैब्लिश कर सके। अब ट्राईफूड पार्क क्यों स्टैब्लिश करना चाहते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसे हम आगे समझेंगे। इस ट्राईफूड पार्क को स्टैब्लिश करने के दौरान कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी इस इनिशिएटिव में? तो ज्वाइंट इनिशिएटिव है ये। ट्राइफेड तो रहेगा ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग भी इसमें इन्वॉल्व होगी। उद्देश्य ये है कि कुछ फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के वैल्यू एडिशन को प्रमोट करेंगे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो जंगलों में मिलते हैं, जैसे कि शहद, तेंदूपत्ते और भी कुछ माइनर आइटम्स, और जो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो तो टिम्बर हो जाता है, उसके लिए नहीं है ये। देखिए 2020 में एक वंधन योजना लॉन्च की गई थी, उसी के अंडर में इस ट्राईफूड पार्क को स्टैब्लिश किया जाएगा। एक्चुअली में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग इकट्ठा करते हैं वो उनकी आय का साधन हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उसे बेचा जाए। उन्हें उसका मार्केट आसानी से नहीं मिल पाता था। तो वंधन योजना के तहत वंधन केंद्रास खोले गए थे जो ट्राइबल्स के इन प्रोड्यूस को खरीद लिया करते थे। तो अब ये जो ट्राईफूड पार्क्स तैयार किए जाएंगे, ये वंधन केंद्रास से जो रॉ मटेरियल है जो इन्होंने ट्राइबल से खरीदा है उसको ले लेंगे, खरीद लेंगे, फिर उसे प्रोसेस करके पूरे देश में बेचा जाएगा।
MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया जाता है हर 3 साल पे, ताकि उन्हें उनके प्रोड्यूस का सही दाम भी मिल जाए। ट्राइफेड के बारे में बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, 1987 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसे नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी की तरह रजिस्टर भी किया गया है। पर्पस तो यही था कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उन्हें इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, ताकि जो भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें उसका सही दाम मिले, उनकी आजीविका बेहतर हो, उनके पास कोई अगर सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो वो उसका भी सही तरीके से दाम अवेल कर पाएँ। जो ट्राइफेड है वो जो ट्राइबल पीपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं उसे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने का प्रयास करता है और उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बने उसको भी प्रमोट करता है। हाल फिलहाल में ट्राइबल्स के लिए कुछ इनिशिएटिव्स ट्राइफेड ने चलाए थे। एक तो था टेक फॉर ट्राइबल्स। यहाँ पर ट्राइबल्स में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को इम्पार्ट करने की कोशिश की जा रही थी। प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत ही कोशिश की जा रही थी। जो लोग भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर करते हैं उनके लिए योजना थी। दूसरा था वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान। कोविड-19 पैंडेमिक आया तो उसके बाद ट्राइबल कम्युनिटी के लोग इस बारे में अवेयर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, क्वारंटाइन हाइजीन टिप्स, इस पर बातचीत की गई। तीसरा इनिशिएटिव था वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ करते थे उनको मास्क, हाइजीन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए गए, सोप, डिसइंफेक्टेंट्स, ताकि वो ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों तक पहुंच जाए। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो एशियन वाटर बर्ड सेंसस के बारे में है। सेंसस मतलब नंबर्स पता करेंगे कितने हैं। 2 दिनों का एशियन वाटर बर्ड सेंसस कमेंस किया गया आंध्र प्रदेश में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के एम्बिट में। यह है क्या, देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे वाटर बर्ड सेंसस होता है। पहले वाटर बर्ड्स क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल के मुताबिक वाटर बर्ड्स को आप ऐसी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो कि इकोलॉजिकली वेटलैंड्स पे डिपेंडेंट होते हैं, वेटलैंड के आसपास रहते हैं, वहीं पे फीड करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर भी होते हैं। मतलब अगर वाटर बर्ड्स ज़्यादा हैं किसी भी वेटलैंड के आसपास, मतलब वो वेटलैंड अच्छी कंडीशन में है, नहीं है तो खराब कंडीशन में है। तो आप वाटर बर्ड्स का मतलब समझ गए। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो वाटर बर्ड सेंसस होता है इसे इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस कहा जाता है, जिसे वेटलैंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट करता है। इसी के एम्बिट में अलग अलग रीजन्स में वाटर बर्ड सेंसस होते हैं। तो एशिया में जो वाटर बर्ड सेंसस होता है उसे एशियन वाटर बर्ड सेंसस कहा जाता है। ऐसे ही अन्य एरियाज में भी होता है, लाइक अफ्रीका, यूरोप, वेस्ट एशिया, नियोट्रॉपिक्स, कैरेबियन। अभी नियोट्रॉपिक्स क्या है, नियोट्रॉपिक्स में देखिए जो साउथ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है और कुछ हिस्सा कैरेबियन का आ जाता है, उसे नियोट्रॉपिक्स कहा जाता है। अब देखिए, एशियन वाटर बर्ड सेंसस को 1987 में स्टार्ट किया गया था। बाद में ये काफ़ी तेज़ी से एशिया के बड़े हिस्से को कवर करने लगा। इंडिया में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसे वेटलैंड इंटरनेशनल के साथ मिलकर हर साल ऑर्गेनाइज करता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एनुअल बेसिस पे वाटर बर्ड्स की पॉपुलेशन को जानें, उनके स्टेटस को एनुअल बेसिस पे मॉनिटर करें, वेटलैंड्स वगैरह सही है कि नहीं है, उनका स्टेटस क्या है, और इनकरेज करें ताकि वाटर बर्ड्स, वेटलैंड्स, इसके बारे में लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाए। अभी हाल फिलहाल में जो सेंसस हुआ उसमें निकल के क्या आया, ज़रूरत यह है कि जो बर्ड वॉचर्स हैं स्टेट में वो ज़्यादा जाएं, हमें प्रॉपर इनपुट्स भी मिले ताकि हम अच्छा एक डिज़ाइन डेवलप कर सकें कि हम कैसे वाटर बर्ड्स को और अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं। स्पेशली बात की गई इंडियन स्किमर के बारे में। इंडियन स्किमर एक बर्ड होती है, इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। काकीनाडा कोस्ट जो आंध्र प्रदेश का है वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा स्टडी किए जाने की आवश्यकता है, ये बात की जा रही है। इंडियन स्किमर एक वाटर बर्ड स्पीसीज़ है, काफ़ी यूनिक लगती है ये, मतलब ब्लैक एंड वाइट में मिलेगी, उसके अलावा ऑरेंज कलर की इसकी चोंच दिखेगी। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप इमेज में भी देख सकते हैं, बहुत प्यारी बर्ड है ये सदर्न एशिया में आपको देखने को मिलती है, रिवर्स और एस्चुरीज के आसपास मिलेगी। अगर आप इंडिया में इसे देखना चाहें तो चंबल रिवर सेंट्रल इंडिया में वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसके आसपास के इलाके में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी दिख जाएगा। कंजर्वेशन स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। हमारा अगला आर्टिकल ग्रैंड इथियोपियन रेनेसेंस डैम के बारे में है। आप इसे रेनेसा भी बोल सकते हैं, रेनेसेंस भी बोल सकते हैं। देखिए, इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट ये अभी आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, एग्री हो रहे हैं ताकि वापस से निगोशिएशंस शुरू किए जा सकें।
किस बारे में निगोशिएशंस? काफी लंबे समय से एक विवाद चला आ रहा है एक डैम को लेकर। उस डैम का नाम है ग्रैंड रेनेसा डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो उस डैम पर बन रहा है। तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर विवाद है। ये प्रोजेक्ट कहां पर है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। इसे ये जो डैम है जिस पर प्रोजेक्ट बन रहा है उसे पहले मिलेनियम डैम कहा जाता था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। देखिए, इस डैम को बनाने का जो काम हो रहा है वो इथियोपिया में हो रहा है। ये 145 मीटर टॉल एक डैम है जहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ताकि बिजली बनाई जा सके। एक बार तैयार हो जाएगा तो ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम बन जाएगा। 2011 में इसका काम शुरू किया गया था ब्लू नाइल के ऊपर। ब्लू नाइल जो रिवर है वो नाइल रिवर की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि इथियोपिया में शुरू होती है। सबसे पहले आप इस डैम की लोकेशन देख लीजिए। बात इथियोपिया की हो रही है तो मैप में इथियोपिया देखिए, ये इथियोपिया है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। अब चूंकि हम किसी दूसरे देश के डैम की बात कर रहे हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन है। कुछ और कंट्रीज हैं जैसे सूडान, युगांडा, केनिया, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया जो मैप में पोर्ट्रे किए गए हैं। अब यहां पर अगर आप डैम की लोकेशन देखना चाहें तो ये इथियोपिया है और यहां पर डैम है। ये जो डैम है, सॉरी, ये लेक ताना से निकलती है और ब्लू नाइल रिवर पर बनाई जा रही है। इस पर इजिप्ट सबसे ज्यादा आपत्ति जताता है क्योंकि इजिप्ट का जो ड्राई इलाका है वो रिवर नाइल पर ही डिपेंडेंट है। अब एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी पर अगर ये डैम बन रहा है तो इजिप्ट को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि अगर आप रिवर नाइल को देखें तो ये आपको दिखेगी कि जो विक्टोरिया लेक है उसके पहले से वैसे ओरिजिनेट होती है, बट सोर्स विक्टोरिया लेक कई बार माना जाता है। बट समझने वाली बात यह है कि जो ये ब्लू नाइल है, जब बारिश का मौसम होता है तो रिवर नाइल में 80% जो पानी होता है वो इसी रिवर से कंट्रीब्यूट होता है। तो अगर यहां पर कोई डैम बनाया जा रहा है तो रिवर नाइल का पानी डेफिनेटली कम होगा। तो इजिप्ट काफी लंबे समय से इस पर आपत्ति जता रहा है। अभी लोग बातचीत कर रहे हैं कि मुद्दा रिजॉल्व कर लिया जाए। जो नाइल रिवर है वो काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है इजिप्ट के लिए, इसीलिए इजिप्ट इसका काफी ज्यादा विरोध करता रहा है। इस डैम का काफी लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है, ये काफी कॉन्फ्लिक्ट है। इंटरनेशनल लेवल पे भी कंसर्न जाहिर किया जाता है क्योंकि अगर इथियोपिया और इजिप्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो बाकी देश भी शामिल होंगे और एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए लोग कंसर्न रहते हैं। नाइल रिवर की बात करें तो अफ्रीका की काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। इसका ओरिजिन बुरुंडी से माना जाता है, इक्वेटर के बिल्कुल साउथ में। कई बार इसका जो ओरिजिन है वो लेक विक्टोरिया माना जाता है, लेकिन डाउट ये आता है कि विक्टोरिया लेक में भी तो पानी कहीं से आता है ना। तो विक्टोरिया लेक में जो पानी आता है वो कागेरा रिवर से आता है। काफी इंपॉर्टेंट रिवर है ये कागेरा, और कागेरा रिवर जो है वो यहाँ पर बुरुंडी से निकलती है। तो कई बार नाइल रिवर का जो सोर्स है उसे बुरुंडी ही कह दिया जाता है इंक्लूडिंग कागेरा रिवर, और कई बार सीधे सीधे लेक विक्टोरिया कह दिया जाता है। रिवर नाइल नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका से गुजरते हुए, इजिप्ट से गुजरते हुए मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है, जहां पर ये आर्कुएट डेल्टा बनाती है। आर्कुएट डेल्टा का मतलब है ट्राइंगल शेप डेल्टा, इसे आप इमेज में भी देख सकते हैं, या फैन शेप कह लीजिए, आर्क की तरह कह लीजिए। नाइल रिवर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रीम से मिलकर बनती है, ब्लू नाइल, अतबरा और व्हाइट नाइल। ये कई सारे देशों से होकर गुजरती है या उसको ड्रेन करती है। ड्रेनेज कंट्रीज इसकी हैं तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा, साउथ सूडान, इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट का कुछ हिस्सा। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के बारे में है। हाल ही में डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने एक सर्कुलर इशू किया जिसे रिलीज किया गया एनसीईआरटी के द्वारा, दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्कूल बैग पॉलिसी 2020, यहां पर देखिए कवर किया गया है गाइडलाइन स्कूल बैग के वेट को लेकर। क्लास 1 to 12th इन सभी के लिए इसे कवर किया गया है। अब यहाँ प्रोविजंस ये किए गए हैं कि बच्चे का जो वेट है उसके बैग का वेट उसके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लास 1 to 10th के लिए, प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए तो बैग होना ही नहीं चाहिए। होमवर्क के लिए भी रिकमेंड किया गया है कि क्लास 2nd तक तो बच्चे को कोई होमवर्क दिया ही ना जाए, और क्लास 3rd to 5th तक के बच्चे को हफ्ते में केवल 2 घंटे का होमवर्क दिया जा सकता है। क्लास 6th to 8th तक के बच्चे को हर दिन के लिए सिर्फ 1 घंटे का, और 9th और उसके अबव के जो भी बच्चे हैं उनके लिए एक दिन में 2 घंटे से अधिक का होमवर्क नहीं दिया जाएगा। ये गाइडलाइंस हैं। कितनी बढ़िया गाइडलाइंस हैं। आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि आपके समय में भी ऐसा होना चाहिए था। इसलिए देखिए स्कूल्स को कुछ इंफ्रा चेंजेस भी करने होंगे, क्योंकि अगर आप स्कूल बैग डिसाइड कर रहे हैं, उसका वेट डिसाइड कर रहे हैं, तो बच्चे सारी बुक्स लेकर नहीं जाएंगे। तो स्कूल में वहां पर लॉकर होना चाहिए प्री स्कूल से ही, ताकि वो अपनी बुक्स स्कूल में रख सकें सेफ तरीके से,
और केवल वही घर लेकर जाएं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत काम करता है। स्कूल एजुकेशन बढ़िया से क्वालिटेटिव बना रहे, वो टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री मटेरियल पब्लिश करते हैं, इनोवेटिव एजुकेशन टेक्निक्स पर भी फोकस करते हैं। 1961 में इसे सेटअप किया गया था। एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए, इस गोल को अचीव करने के लिए ये नोडल एजेंसी की तरह भी काम करता है। हमारा अगला आर्टिकल विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में है। इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश हुए 100 साल बीत चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसकी शताब्दी पर एड्रेस दिया एक। अब यहाँ पर देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे स्टैब्लिश किया था 1921 में। वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका है शांति निकेतन का, वहाँ पर ये इंडिया की ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 1951 में इसे नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन भी डिक्लेयर किया गया था। ये इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ सिनर्जी स्टैब्लिश करने का प्रयास करता है, दैट्स वाई इसे विश्व भारती कहते हैं। यहाँ पर 2 कैंपस हैं, शांति निकेतन और श्री निकेतन। शांति निकेतन में, श्री निकेतन में फोकस किया जाता है एग्रीकल्चर, एडल्ट एजुकेशन, विलेज, कॉटेज इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट पर। आज़ादी के पहले तक तो ये कॉलेज था, लेकिन आज़ादी के बाद इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस 1951 में ग्रांट कर दिया गया। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में है। हाल ही में गल्फ स्टेट्स सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी की एक डील साइन करते हैं, जब 41st गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की समिट हुई अल उला में, सऊदी अरेबिया में। कतर के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था गल्फ कंट्रीज़ का। यहाँ पर इस डील के जरिए डेफिनेटली उनके संबंध अब कतर के साथ सही होंगे और जो सैंक्शंस अभी तक कतर के खिलाफ लगाए गए थे उसे अपलिफ्ट किए जाएंगे। कतर के ऊपर सैंक्शंस जून 2017 में लगाए गए थे। कई सारे आरोप थे, ईरान के साथ आवश्यकता से अधिक एसोसिएशन, जो उनका स्टेट स्पॉन्सर्ड न्यूज़ चैनल है अल जजीरा, उसका इरिस्पॉन्सिबल तरीके से रिपोर्ट करना और तथाकथित रूप से या आरोपित तौर पर कुछ आतंकवादी समूहों को समर्थन देना। ऐसे कई सारे आरोपों के साथ कतर के ऊपर कई तरीके के सैंक्शन सऊदी अरेबिया और उनके अलाइज ने लगाए थे, इंक्लूडिंग यूएई, बहरीन और इजिप्ट। तो जो टाइज थी कतर की, उसके बाद काफ़ी ख़राब हो गई इन देशों के साथ। उनके कतर के ऊपर नेवल, एयर और लैंड ब्लॉकेड लगा दिया गया। सॉलिडेरिटी और स्टेबिलिटी डील के बाद जो जीसीसी के मेंबर्स ने साइन किया है, जो भी सैंक्शंस लगाए गए थे कतर के ऊपर उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। जो बाकी देशों के इलाके थे उनके ऊपर से कतर के प्लेन्स अभी तक नहीं उड़ सकते थे, उन्हें अल्टरनेटिव रूट लेना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो लैंड रूट, सी रूट और एयर रूट इस्तेमाल कर पाएंगे बाकी देशों का भी। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 6 कंट्रीज का एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अलायंस है, जिसमें इंक्लूड होते हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। इसे 1981 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया के रियाद में है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम काउंसिल है। इसके अलावा मिनिस्टर काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट जनरल भी वर्क करता है। कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। यक्षगान ट्रेडिशनल थिएटर है उत्तर प्रदेश का। ट्राईफूड पार्क ज्वाइंट इनिशिएटिव है ट्राइफेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का। एशियन वाटर बर्ड सेंसस एनुअली किया जाता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा। ग्रैंड रेनेसा डैम मेकोंग रिवर पर चाइना में है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अलायंस है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और ईरान का। तो बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। आज के इस सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।